हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो हम लास्ट टाइम कर रहे थे आर्टिकल 72। आज हम उससे नेक्स्ट पोर्शन करेंगे पार्ट 5 का 73। ठीक है, आर्टिकल 73 पार्ट 5। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कवर कर रहे हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक आर्टिकल अच्छे से। जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो कवर कर ही रहे हैं। जो अभी तक नहीं पूछे हैं और उससे रेलेवेंट जो चीजें हैं वो भी हम कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक लास्ट क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए। अभी हम आर्टिकल 1 से स्टार्ट करके 73 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे आर्टिकल 73, 74, 75 एंड 76। ये देखिए, हम हर क्लास में बहुत लिमिटेड पोर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से इनको देखा तो आपको दोबारा से रिकॉल करने की ही जरूरत पड़ेगी सिर्फ। बाकी का कुछ स्टफ उठाने की या किसी और पोर्शन पर जाने की या कहीं और से जो पूरा डाटा है वो कलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 73। यकीन मानिए कि आपने अगर ये सारी कवर कर ली ना क्लासेस, तो आपको पॉलिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे। चलिए आर्टिकल 73 की बात करते हैं। आर्टिकल 73 जो है वो बात करता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार की। ठीक है, यानी कि जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका है, यानी कि एक तरह से जो सरकार है, वही कार्यपालिका मतलब सरकार है, तो उसकी शक्ति कितनी है, कहाँ तक है। तो सबसे पहले जो 73 का 73(1) जो बात करता है वो करता है का और खा दो पार्ट में। ठीक है, ये जो 73 है ये इसके दो पार्ट है यहाँ पे, 73(1) एंड 73(2). तो 73(1) में बात करता है का में विषय, विषय यानी कि सब्जेक्ट जो है वो है यहाँ पर संसद को कानून बनाने का अधिकार, यानी कि सभी विषय पर है ज्यादातर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सभी विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, खा में वो बाध्यकारी चीजें यहाँ पर या कुछ इसके ऊपर एक तरह से रोक लगाता है। इसलिए बात होती है खा में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति। ठीक है, यहाँ पर सभी विषय की बात करता है, लेकिन कुछ बंधन है। जो विषय राज्य विधानमंडल को है जिन पे शक्ति कानून बनाने की, उसमें संसद जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता, 73(2) बताता है जब तक नहीं कर सकता जब तक कि संसद ने उसके ऊपर कोई या कानून नहीं बना दिया या संविधान में ऑलरेडी कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारी जो संघ या संघात्मक संविधान की बात होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम एक संघात्मक देश है, अर्ध संघात्मक है वैसे तो संघ को या बाकी के जो राज्य है उनको पूरा का पूरा अधिकार दिया हुआ है कि वो एक तरह से स्वतंत्र है बहुत सारे मामलों में। तो जब तक संसद उसको ओवर कम नहीं करती है राज्य विधानमंडल को, जब तक उनको अधिकार है राज्य को। ठीक है, तो बहुत सारे अभी तक भी हैं जिनमें संसद ने उनको एक अधिकार दिया हुआ है राज्यों को, जहां पर संसद घुसी नहीं है। ठीक है, तो संसद जो है राज्य विधानमंडल के क्षेत्र में नहीं जाएगी। लेकिन लेकिन 73(2) ये भी कहता है जब तक संसद नहीं चाहेगी तब तक। अगर संसद वहां पर पहुंचती है, किसी भी कानून जो राज्य बनाता है उसको बनाने की ओर वो जाती है, उसी को कहते हैं कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, तो उन विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है जिन पर राज्यों का एकाधिकार अभी तक था। ठीक है, जो था अब है, हो सकता है संसद भी बना सकती है। और राज्य जो प्रयोग कर रहा है उन पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको 73(1) और 73(2) अच्छे से समझ आ गया होगा कि 73(1) में विषय की बात हो रही है कि सभी विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है वैसे तो, लेकिन कुछ पर नहीं है। किन पर नहीं है, जिन पर राज्य विधानमंडल को अधिकार है। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल को जिनमें शक्ति नहीं है उन पर ही वो बना सकती है। जिन पर राज्य विधानमंडल का अधिकार है उन पर संसद नहीं बना सकती कानून। ये बात करता है 73(2), सॉरी 73(1) का ख पार्ट। अब 73 जो 2 है वो बात करता है कि संसद वैसे तो बना नहीं सकती, लेकिन जब तक नहीं बना सकती जब तक कि वो उस पर मतलब उसको जरूरत महसूस ना हो। ठीक है, तो लेकिन जिस दिन संसद को जरूरत महसूस हुई कि वो राज्य के क्षेत्र अधिकार पर भी जाकर कानून बनाना चाहती है या जरूरत आ गई है, तो वो बना सकती है। ये मेंशन है 73(2) में। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है भाई।
कब बना सकती है, वैसे मोटा मोटी तो वो सब पे बना सकती है, ठीक है, सभी पर वो, भाई संसद है ना, कुछ भी कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा नैतिकता तो दिखानी पड़ेगी ना संसद को। तो जो संविधान में प्रावधान है एक तरह से इनडायरेक्टली, वो ये है कि संसद कानून बना सकते हैं अगर किसी अन्य राज्य से, अन्य स्टेट से, अन्य स्टेट यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ पे हमारी स्टेट्स नहीं है, दूसरे जो देश है, अन्य देश, ठीक है, अन्य देशों के साथ कोई संधि है या समझौता करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मान लो भाई राज्य जो अड़चन पैदा कर रहा है, जैसे कि बात करें तीस्ता की, है ना, तो तीस्ता जो नदी है उस पर वेस्ट बंगाल जो है वो अड़ा हुआ है कि हम नहीं आपको बांग्लादेश के साथ समझौता करने देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है, ये वेस्ट बंगाल की सरकार कह रही है। हालांकि तीस्ता नदी के कॉन्टेक्स्ट में सरकार अगर कोई संधि करना चाहे, समझौता करना चाहे, तो ओवरकम कर सकती है इस पार्ट को, ठीक है, बिना राज्य के, इस क्षेत्राधिकार को वो ओवरकम कर सकती है बिना राज्य की रजामंदी के। बट वो कर इसलिए नहीं रही क्योंकि वो हमारे देश के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है किसी राज्य से रिलेटेड, हमारी नदी हमारी ही है ना, हम क्यों चाहेंगे कि हम पीछे हटे, है ना, तो वो एक अलग मुद्दा है। बट अगर वो करना चाहे केंद्र सरकार तो वो कर सकती है। इसी तरह से और अन्य मुद्दे हैं जहाँ पर संधि करते वक्त जो हमारे राज्य हैं, अगर वो किसी भी तरह से आगे मतलब अड़चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू केंद्र सरकार, तो वो उनके बिना भी संधि और समझौता कर सकते हैं, यानी कि कानून बना सकती है, चाहे राज्य को ही क्यों ना एकाधिकार हो उन विषयों पर, ठीक है। दूसरा है इसका मेन पॉइंट, केवल उन मामलों में नहीं जिनमें राज्य विधानमंडल को अधिकार है, परंतु, यानी कि यहाँ पे वही पॉइंट है 73(2) वाला, कि जो राज्य विधानमंडल अगर उनको अधिकार है तो वहां पर वो नहीं बना पाएगी संसद, ठीक है, लेकिन जब तक कि वो नहीं चाहेगी, ठीक है, जिस दिन संसद ने चाह लिया या संविधान में कोई संशोधन हो गया, उस दिन उन विषयों पर भी वो कानून बनाने का अधिकार रखेगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 यानी 74। जो अनुच्छेद 74 है वो बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो है बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें याद नहीं रहता या कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो कभी ना कभी किसी ना किसी, आपने अगर 4-5 एग्जाम दिए हों उनमें से आ ही जाता है। तो ये बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देता है, अनुच्छेद 74 कौन देता है, राष्ट्रपति को सलाह है पीएम और मंत्रिपरिषद, ठीक है, कौन देगा, पीएम और मंत्रिपरिषद, यानी कि 74 एक बात करता है कि राष्ट्रपति को सलाह देगा पीएम और मंत्रिपरिषद, इसीलिए पहले तो राष्ट्रपति स्थापना करेगा मंत्रिपरिषद की, ठीक है, और फिर इसी की सलाह के अनुसार पीएम और मंत्रिपरिषद, वैसे पीएम मंत्रिपरिषद के अंडर ही आता है, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही वो कार्य करेगा। अब पहले क्या था, पहले ये नहीं था, पहले ये था सिर्फ कि अनुच्छेद 74 बात करेगा कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो मंत्रिपरिषद की स्थापना करेगा, सिर्फ इतना था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से, जो कि इंटैक्ट हुआ 3 जनवरी 1977, यानी कि लागू लागू हुआ था इस दिन से, कि सलाह अनुसार कार्य करेगा प्रेसिडेंट, यानी अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट की एक तरह से शक्ति को कम कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ कहा गया कि सलाह के अनुसार कार्य करेगा, किन की सलाह के अनुसार, पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। ओके, तो भाई अब 42वां संविधान संशोधन हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 44वें में उसकी काट ना हो, है ना, तो 44वें में कहा भाई ठीक है सलाह अनुसार तो कार्य करेगा, लेकिन राष्ट्रपति को यह शक्ति थोड़ी सी और दे दी जाए, जो कि छीन ली गई है पूरी तरह से, तो थोड़ी तो वापस करनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वो पुनर्विचार के लिए तो वापस कर सकता है भाई, सलाह अनुसार ठीक है, देखो राष्ट्रपति के पास बिल आया, ठीक है, अब सारे कार्य वो पीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, तो यहाँ पर तो एक तरह से बात की गई कि वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन से कहा कि भाई वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है किसी भी बिल को, उसके बाद वो लौटा नहीं सकता, लेकिन ठीक है, फिर वापस आ गया बिल पास होके, और भाई पुनर्विचार के लिए लौटाया, उन्होंने पुनर्विचार किया नहीं किया वो उनकी चॉइस है, अब वापस आया तो अब राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। ये बात हुई पुनर्विचार की, किसमें, 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था,
ठीक है। 4200 आया 1976 में था, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ है? 3 जनवरी 1977। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको भी याद कर लो। 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ओके। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि भाई जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाएगी ना, उसकी कोई जांच नहीं करवा सकता कोई भी, कि भाई जो सलाह दी है राष्ट्रपति को सही दी है कि नहीं दी है, ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, कि क्या सलाह दी है, क्यों सलाह दी है। तो इस तरह की जो चीजें होंगी वो न्यायालय में नहीं जा सकती है। ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिमाग में रख लो, अच्छी बात है। फिर अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 जो बात करता है वो प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करता है पीएम को। ठीक है। प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है पीएम की, और फिर पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ये बात हुई है अनुच्छेद 75 में, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 74 में बात हो रही है कि वो उसकी सलाह पर कार्य करेगा, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है। और उसकी स्थापना करेगा मंत्री परिषद की। यहाँ स्थापना अलग चीज होती है और नियुक्ति अलग चीज होती है। यहाँ पर पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, पहले वो नियुक्ति करेगा पीएम की। अब यहाँ ध्यान रखना है, इलेक्ट नहीं करेगा भाई, इलेक्ट नहीं, निर्वाचन नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट तो वो हो चुके हैं एज अ पार्लियामेंट मेंबर। ठीक है, एमपी हो चुके हैं वो। तो इलेक्ट नहीं, ध्यान रखना है ये वर्ड्स का, कि नियुक्ति ही आना चाहिए। नियुक्ति का मतलब होता है कि भाई जिनमें से इनमें से कितने सारे एमपी है उसमें से किसको नियुक्त करेगा, ये प्रेसिडेंट का विवेक है। ठीक है, अपने विवेकानुसार वो नियुक्ति करेगा पीएम की, और फिर पीएम की सलाह पर वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा। यानी कि पीएम की जो टीम है ना, अब पीएम कहेगा मुझे मुझे टीम चाहिए, तो वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाएगा ना, तो इसीलिए पीएम की सलाह होगी। ठीक है। भाई अपनी टीम के मेंबर्स वो राष्ट्रपति को जाके बोलेगा कि सर मुझे ये लोग चाहिए अपनी टीम में, तभी मैं अच्छे से देश को चला पाऊंगा। तो फिर इसका मतलब वो टीम की नियुक्ति करेगा, टीम यानी कि मंत्री परिषद। अब यहाँ पर याद रखने की बात यह है कि जो ये मेंबर्स होंगे यानी कि मंत्री परिषद भी और पीएम भी, ये कब तक रहेंगे अपने स्थान पर, यानी कि कब तक वो मंत्री रहेंगे? प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर होगा, इच्छा पर्यंत। डायरेक्टली ये पीएम की इच्छा पर्यंत होते हैं। ठीक है, क्योंकि पीएम की सलाह पर होंगे ना भाई, है ना। लेकिन इनडायरेक्टली बात की जाती है कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, तो इसलिए बात भी राष्ट्रपति की इच्छा पर की जाएगी। ओके। लेकिन आप समझदार है, आपको पता है पीएम सलाह देते हैं। वेतन भत्ते अब किसके? मंत्री परिषद के। तो मंत्री परिषद के वेतन भत्ते हैं वो संसद की सलाह पर होंगे। ठीक है, यानी कि संसद जो है वो कानून बनाएगी, कोई पास करेगी। ये भी अनुच्छेद 75 में मेंशन। उसके बाद आता है 75(3). ठीक है, 75(1) और 2 हो चुका है। वहां पे मैंने 1 और 2 मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो याद रखने की चीज नहीं है, आपको 75(3) देखना है। ठीक है, 75(3) में जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका मतलब ये है कि मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री होगा, कोई भी मंत्री होगा, वो बिल लाएगा। ठीक है, वो बिल लाएगा। जैसे कि वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। ठीक है, अब बजट पेश किया, बजट पास नहीं हुआ, मान लो बजट पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार फेल है। सरकार क्या होगी? अपने ही मंत्री को सपोर्ट नहीं कर रही है। अपने मंत्री को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब सरकार फेल है, क्योंकि लोग अपने मंत्रियों के साथ नहीं है। यानी कि सरकार अब मेजोरिटी से किस में आ गई है? माइनॉरिटी में आ गई है। यानी कि अब मेजोरिटी उसकी नहीं रही है। तो इनडायरेक्टली एक तरह से ये यहाँ पे मेंशन हो रहा है कि, इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ही मेंशन हो रहा है कि सरकार मेजोरिटी में अब नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व यहाँ पर मेंशन किया गया है। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद है इसमें जो तृतीय अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। जितने भी मंत्री गण हैं, जितनी भी बड़ी मंत्री परिषद है, जिनको भी जो भी पोर्टफोलियो मिला है, कोई भी मंत्रालय मिला है, उसमें शपथ दिलाई जाएगी उनको गोपनीयता की और पद की गरिमा की। वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत दिलाई जाएगी? तीसरी अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जो शपथ है वो जैसे प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, वो उनके किसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाती है, लेकिन जो मंत्री परिषद है उनको तृतीय अनुसूची के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तीसरी अनुसूची। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है कि भाई अगर कोई भी एमपी, देखो कोई भी एमपी, वैसे तो सभी एमपी के लिए ना, लेकिन क्योंकि अभी मंत्री परिषद की बात हो रही है,
तो 6 महीने अगर लगातार वो अनुपस्थित है एज ए एमपी, तो वो मंत्री भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो 6 महीने अगर आप किसी भी एमपी को लगातार अनुपस्थित देखोगे तो वो मंत्री पद से ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगा। बेसिकली तो वो एमपी से भी उसकी सीट चली जाएगी, लेकिन मंत्री पद से तो पक्का पक्का वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमपी ही नहीं रहेगा वो, तो मंत्री तो ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात होती है आर्टिकल 76। आई होप आपको आर्टिकल 73, 4, 5 तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गए हों, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही। अब आर्टिकल 76 ये बहुत ही आसान सा है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी लपेट लेते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। तो ये आज की क्लास का लास्ट आर्टिकल है। इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बार जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें बहुत पूछा जाता है कि आर्टिकल 76 किसको कंसीडर करता है। तो ये कैटर करता है भारत का महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल जो है वो होता है भारत का महान्यायवादी। एक तरह से क्या है, सरकारी वकील है, सरकार का वकील है। ठीक है, ये सरकार का वकील है, यानी कि जैसे जो भी सरकार कुछ भी मामले में फंसती है या अपना पक्ष रखना चाहती है, तो वो महान्यायवादी उनको एक तरह से गाइड करते हैं या खुद जाके वो उसका मुकदमा लड़ते हैं सरकार का। इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति जहाँ पर भी अपॉइंट करेंगे ज्यादातर जगहों पर इच्छा पर्यंत होगा। ठीक है, इच्छा पर्यंत। अगर वो कोई आ, उस तरह की अथॉरिटी नहीं है जैसे कि यूपीएससी यूजीसी, वहां पर इच्छा पर्यंत नहीं होता। वहां पर अगर कुछ फॉल्ट आए तभी वो हटा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर जो इतनी क्रूशियल नहीं है वहां पर इच्छा पर्यंत, मतलब क्रूशियल इन द सेंस कि वो उस तरह से कोई पद नहीं है जैसे कि किसी इंस्टीट्यूशन बेस्ड नहीं है, है ना। जैसे अब मंत्री को भी वो अपनी इच्छा पर्यंत, यहाँ पर महान्यायवादी को भी इच्छा पर्यंत राष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि जो महान्यायवादी है या अटॉर्नी जनरल है उसको वेतन नहीं मिलता भाई। ध्यान रखना, वेतन नहीं मिलता उसको। क्या मिलता है, पारिश्रमिक। जो केसेस वो लड़ेगा, जहाँ पर जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका पारिश्रमिक निर्धारित होगा, वही उनको पैसे दिए जाएंगे, वही उनको पारिश्रमिक दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन का मतलब होता है एक सैलरीड पर्सन है, यानी कि आपने काम किया या नहीं किया, आपको एक भुगतान किया जाता है हर महीने के महीने, है ना, उसको कहते हैं वेतन। जबकि पारिश्रमिक होता है जब आपने काम किया तभी आपको पैसे मिले, तभी आपको परिश्रम का फल मिला। ठीक है, अब महान्यायवादी की योग्यता की बात आती है, भाई कौन किसको अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति। ऐसे नहीं है कि राह चलते किसी भी इंसान को कर दिया अपॉइंट कि भाई चल तू आज भारत का महान्यायवादी बन गया, ऐसे नहीं। यहाँ पर बात की जाएगी, महान्यायवादी है ना भाई, बड़ा वकील है, तो बड़ा वकील यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठने लायक जो जजेस होते हैं, उनकी जो योग्यता है उतनी योग्यता इस महान्यायवादी में होनी चाहिए। ठीक है, उसी को अपॉइंट किया जाएगा। काम मैंने बता ही दिया कि विधिक विषयों पर सलाह देंगे, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकारी, कहीं पर भी जाके मुकदमा लड़ सकते हैं, भारत देश का या सरकार का पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड है, जो आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए आर्टिकल 75 और 77 को अगर हम दोनों को ऐड करके एक चीज जानना चाहें तो ये है कि जो मंत्री है वो संसद के सदस्य होंगे। ठीक है, अगर नहीं है संसद के सदस्य तो 6 महीने के अंदर उनको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। किसी भी हाउस से हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा से चाहे वो राज्यसभा, दोनों हाउसेस से वो संसद के सदस्य बन सकते हैं। अगर आपको याद हो कि कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पहले से कहीं पर भी वो, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं वो राज्यसभा से थे, और इंदिरा गांधी जो थी वो भी राज्यसभा से थी। ठीक है, तो गांधी, इंदिरा, ठीक है, ये भी राज्यसभा से रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, मनमोहन सिंह भी और गांधी और भी हमारे एक दो और भी प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि राज्यसभा के ही मेंबर्स थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोकसभा से कि राज्यसभा, किसी से भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं। जो नॉमिनेटेड 12 हमारे हैं जो कि सामाजिक या समाज सेवा से, ठीक है, या हमारे जो स्पोर्ट्स हैं या कला के क्षेत्र से, ठीक है, साइंस के क्षेत्र से, तो इन क्षेत्रों से जो नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर्स, उनमें से भी कोई भी सदस्य बन सकता है मंत्री, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें लगता है कि मनोनीत है तो भाई वो मंत्री या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है संविधान में, कोई भी हो सकता है।
अब बात करते हैं कि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था जो कि 2003 में हुआ था, उसमें कुछ चीजें यहाँ इससे रिलेटेड हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि संसद की, तो वहां पर मैक्सिमम 15% लोकसभा की जो सीट्स हैं, ठीक है, लोकसभा की सीट्स अभी कितनी है, 243 है, तो 24 सॉरी 543 है, तो 543 सीट्स जो हैं उसका 15% जो है उतना ही लिमिट करेंगे, यानी कि मंत्री बन सकते हैं। बहुत सारे पोर्टफोलियोज बनना शुरू हो गए थे जब कॉलिशन गवर्नमेंट शुरू हुई, सबको खुश रखने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा, है ना। तो 2003 में कहा कि भाई ऐसे तो तुम सारे ही इतने सारे, मतलब ये तो एक तरह से देश के ऊपर बहुत बड़ा वित्तीय भार हो जाएगा, इतने सारे पोर्टफोलियोज को मेंटेन रखना ही बड़ा मुश्किल काम है ना। तो इसलिए एक लिमिट डाली गई कि 15% से ज्यादा आप कोई मंत्री नहीं बना सकते, ठीक है, यानी कि पोर्टफोलियोज या मंत्रालय नहीं बन सकते 15% से ज्यादा, ठीक है। तो टोटल 543, तो 10% है 54, है ना, ये 10% आ गया, तो 10 और 5% और लगा लो, तो 5% कितना होगा इसका आधा, है ना, 54 का आधा कितना हो गया, 27, तो 54 और 27 मिलके हो गया 7 और 4 11 81, यानी कि 81 लोगों को मिलाकर ही आप मिनिस्ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से लिमिट कर दिया गया। इसके अंदर पीएम भी शामिल है, मंत्रिपरिषद का मतलब सिर्फ मंत्रिपरिषद नहीं, पीएम को मिलाकर 15%। अगर हम राज्य के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सीएम को मिलाकर मंत्रिपरिषद, यहाँ पर भी 15%, किसका, विधानसभा। अच्छा यहाँ ध्यान रखना है लोकसभा का 15% है, राज्यसभा का नहीं है, ऐसे यहाँ पे विधानसभा का 15% है, विधान पालिका का नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूटीज की, यूटीज यानी कि केंद्र प्रशासित जो प्रदेश हैं, उसमें सीएम और मंत्रिपरिषद को जोड़कर ओनली 10%। अगर हम दिल्ली का एग्जाम्पल लें तो दिल्ली में 70 सीट्स है और मंत्री कितने हैं, 7, ठीक है, तो ये 10% हो गया 70 का। तो इसी तरह से बाकी की यूटीज में भी है ये कंडीशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसमें ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूं कि देखिए मान लो ये एक संसद है, भाई ये अलग से मैं बताती हूँ, ये संसद है, ठीक है, इसमें सारे मेंबर क्या है, संसद है, ये संसद हुई, ठीक है। अब इस संसद के अंदर जो ये पार्ट है ये कौन है, ये मंत्री परिषद है, ठीक है, ये मंत्री परिषद बड़ा होता है। उसके बाद जो और पार्ट है ये यहाँ पर संसद के ही यानी कि सदस्य हैं, उसी में से ही मंत्री परिषद के में से ही, देखो ये पूरी संसद है, इसमें 543 मेंबर्स प्लस 250 हो गए, उसमें से जो कुछ मेंबर्स हैं ये लिए इन्होंने मंत्रिपरिषद बना दी। फिर मंत्रिपरिषद का ही जो और छोटा रूप है अगर हम बात करें तो वो है मंत्रिमंडल। तो यानी कि मंत्रिमंडल वो छोटा पार्ट है, ठीक है, मंत्रिमंडल में और मंत्रिपरिषद में और संसद है ये सारे मेंबर्स हैं किसके, पार्लियामेंट के, ठीक है, यानी कि संसद के ही सदस्य मंत्रिमंडल में हुए, मंत्रिपरिषद में हुए और संसद में तो है ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज याद रखने की चीज है, ये देखो ये कुछ मेंबर्स तो संसद से और कुछ बाहर से है, ये बाहर से है, ये कौन है, ये किचन कैबिनेट, ठीक है। किचन कैबिनेट में कुछ ही लोग होते हैं, 3 या 4, ठीक है, 3 या 4 या 5 होंगे, इतने ही मेंबर्स होते हैं इसमें इसमें संसद के अंदर के भी हो सकते हैं बाहर के भी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो वित्त किचन कैबिनेट की बात करें, जैसे कि अगर कारगिल की बात हुई होगी 99 में, या अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात की होगी, तो यहाँ पे अजीत डोभाल को शामिल किया होगा जो कि मेंबर है ही नहीं, नहीं है ना संसद का मेंबर। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी को लिया गया होगा क्योंकि वो क्या है, वो डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। इसके अलावा गृह मंत्री को लिया होगा, ठीक है, अमित शाह को। इसके अलावा हो सकते हैं जो हमारे डिफेंस के कर्नल वगैरह है या एयरफोर्स कमांडर है, ठीक है, उनके कुछ, या नेवी से नेवल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किए होंगे। तो एक तरह से ये होगी किचन कैबिनेट, उस वक्त जो डिसीजंस लिए जाते हैं प्रोमिनेंट। तो यानी कि यहाँ पर इनफॉर्मल टीम भी हो सकती है, ठीक है। तो संसद बड़ा रूप है, मंत्रिपरिषद संसद के ही लोग हैं, कुछ जो सरकार में है, ठीक है, जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं, ठीक है, मंत्रालय दिए गए हैं,
लेकिन उन्हीं मंत्रालय में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय जिनको दिए गए हैं वो मंत्रिमंडल के हिस्से हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा अम, अम, क्या कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसके अलावा बिजली मंत्रालय, आवास मंत्रालय, है ना, अर्बन क्षेत्र के मंत्रालय, महुआ, ठीक है। इस तरह के जो है वो छोटे मतलब कम और लेकिन इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। किचन कैबिनेट, जब कोई काम करना होता है किसी टीम वर्क में तो उसमें इनफॉर्मल भी शामिल कर लिए जाते हैं, और जो काम करना होता है उससे रिलेटेड लोगों को शामिल किया जाता है ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है मंत्रिमंडल शब्द। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि आजकल नहीं आता है, ये पहले बहुत बार आया हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक बार ही यूज हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द जो है हमारे संविधान में आर्टिकल 352 में अभी एक बार ही यूज हुआ है। और ये भी कब यूज किया गया है? 44th अमेंडमेंट जब हुआ था 1978 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से अमेंडमेंट में मंत्रिमंडल शब्द ऐड किया? तो ये 44th अमेंडमेंट में। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। ये 352 अगर आपको याद हो तो ये आपातकाल से रिलेटेड है, जिसमें कि संविधान में ये मेंशन नहीं था पहले कि किसकी सलाह पर, ठीक है। अब मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ये 44th अमेंडमेंट में डाला गया। जैसा कि आपको पता है कि 42nd जो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किया था उसमें सॉरी 1975 में इमरजेंसी जब लागू कर दी गई थी तो उसमें ये मेंशन नहीं था पहले, तो उसी का फायदा उठाया था, ऐसा लगता था। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट में इस चीज को जोड़ दिया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह इंपॉर्टेंट हो जाएगी राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने से पहले, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इससे नेक्स्ट आर्टिकल्स। तो ये सारी ही चीज़ें जितनी भी मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। और मैं बार बार मैं कह रही हूँ, अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो करोगे तो पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। इवन जब ये आर्टिकल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो भी करंट चीज़ें होंगी इससे रिलेटेड, पॉलिटी से या नई चीज़ें जो जुड़ी होंगी वो भी मैं इसमें कराने की मतलब पूरी तैयारी में हूँ। तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा इस क्लास को या इस सीरीज को देखने पर। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।